बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जी क्लास, ये क्वेश्चन हमने कल बिल्कुल लास्ट पे दिया था आपको होमवर्क, और आई होप कि सब ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे रखा है, आप लोग देख लें। आपने जो सोल्यूशन दिया है और यहाँ पे जो सोल्यूशन है, अगर कोई इसमें कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो लास्ट पॉइंट है डिसमेंटिंग वाला, ये फॉर्मूला लगाया था तो ये 429 नहीं, ये ज़्यादा आ रहा था। कितना आ रहा था? ये 429 100 आ रहा था। 429.1 कर लें इसको, या पॉइंट तो 2। वो बेसिकली ये अगर मैं इसको करूँ ना यहाँ पे, तो ये 0.10 ही है, ठीक है। वो राउंडिंग हुई भी है ना, जी सर। ठीक है। ये 429.1 पॉइंट बल्कि 096 है। ये मैंने फार्मूला तक लगाया हुआ आपके सामने। जी सर, ये यही है। फार्मूला टैब देखेंगे ना, तो हाँ ये जी। 1.08 की पावर -20 मैंने फार्मूला ही लगाया हुआ। जी सर इसमें ना नोट नंबर 2 को थोड़ा सा समझा दीजिएगा सर। नोट नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, जी जी। वो तो 8 मंथ्स के ही हैं, ठीक है। जैसे 1200 के हैं, लेकिन इसमें 200 रुपए का जो है वो एबनॉर्मल लॉस है, तो वो आप माइनस कर देंगे। वो आप उसको एक्सपेंस वाले कॉलम में ले जाएंगे ना। ये देखेंगे, ये 1200 है ना, इस 1200 में से आप 200 को आप निकाल दें, 200 इधर आ जाएगा, बाकी 1000 इधर आ जाएगा। है वो 8 मंथ का ही, कंस्ट्रक्शन पीरियड का ही है। सर ये लोन वाला एक दफा बता दें जरा। जी, लोन वाला ये पॉइंट है कि ये जो लोन है ना, ये पूरे 12 महीने का लोन है, ठीक है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो लोन हमने इंटरेस्ट पे करना है ना, वो जिस पीरियड में कंस्ट्रक्शन होगी सिर्फ उसी पीरियड का इंटरेस्ट हम कॉस्ट में ऐड करेंगे, बाकी इंटरेस्ट हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो 1200 जो था वो पूरे साल का इंटरेस्ट था, ठीक है जी। और पूरे साल में से हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड जो कि 8 महीने का था वो हमने कॉस्ट का पार्ट बनाया, बाकी 400 को हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। ठीक होगा, थैंक यू सर। जी सर जी। और ये किसी? कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये हाँ, तो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की थी, मतलब जो नया जो हम हाँ, कंस्ट्रक्शन कर वो रहे थे उसकी बिल्कुल। नहीं थी। जी 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 जी। बेसिकली दो तरह की डिसमेंटलिंग हो सकती है ना। एक तो डिसमेंटलिंग ये है कि आपने प्लॉट खरीदा है अभी, और उस प्लॉट के ऊपर ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो भी तो आपने रिमूव करना होता है, ठीक है। तो वो जब आप रिमूव करेंगे तो उसको साइट प्रिपरेशन कॉस्ट नॉर्मली कहते हैं, तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट है। और जब आप ये बिल्डिंग यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो आपने इस वाले स्ट्रक्चर को भी यहाँ से रिमूव करवा के देना है, तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट होगी, दोनों कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है सर। जी हबीब, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे? सर जी, ये मैं पूछ रहा था कि इंटरेस्ट तो हमारा एक्सपेंस नेचर होता है ना, तो इसको हम एसेट में फिर क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, वो इसलिए करते हैं कि ये वाला जो एक्सपेंस है ना, इसको आपने इंकर सिर्फ इसी एसेट के हवाले से किया है। अगर आप ये एसेट कंस्ट्रक्ट ना करते
तो ये आप लोन भी कभी ना लेते, ठीक है। तो IAS आपको अलाउ करता है कि ये वाला एक्सपेंस चूंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और इसी एसेट की कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए आपने इसको एक्वायर किया था, लिहाजा आप इसकी कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो अभी चूंकि यहाँ पे रिलैक्स मैंने नहीं की हुई हैं, वो अभी इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना 23 का, तो वहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी हैं जो कि हमने डिटेल से देखनी है। लेकिन अभी बेसिक यही है कि अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आप कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। सर जी 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 सर ये 429 कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 429 कैलकुलेट करें जी। जी 429 बेटा ऐसे आएगा कि जो 2 मिलियन की कॉस्ट है ना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 प्लस 0.8 की पावर -20, ये है जी इसका। ये सॉल्व करें इसको जी बेटा, सॉल्व करें। ये देखें, ये 20 मैंने इसलिए लिया है कि 20 ईयर्स के बाद आपने इसको डिसमेंटल करवाना है, तो ये ईयर नंबर ऑफ ईयर्स हो गए, ठीक है। जो डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है आपको 0.8 है, ये दिया हुआ है, और ये 2000 जो है ये 2 मिलियन आपको दी हुई है। किधर गई ये, सॉरी ये है 2 मिलियन, ठीक है जी। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू की डिस्कशन हो गई है या हो रही है, तो अब चूंकि वीकेंड करीब आ रहा है, कल हमारी एक क्लास और है, लेकिन मैंने शेयर्ड फोल्डर में ना कुछ लेक्चर्स रखे हुए हैं डिस्काउंटिंग के हवाले से, ठीक है। वो मैं आपको शायद दिखा देता हूँ कि मैंने किधर रखे हैं और उसका क्या आपने करना है। जी यासीन साहब, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर नहीं, मैंने नहीं, वो ईसा खान चैट में कह रहा है, मुझे समझ नहीं है ये उसका ना, आई थिंक माइक काम नहीं कर रहा, तो काइंडली वो कह तो रहा है क्या दोबारा बता दो। क्या सवाल क्या है उनका? सवाल उसने कहा मैंने अभी सर फार्मूला, वो कह रहा है फार्मूला। अच्छा, फार्मूला यही है ना, फार्मूला ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ फार्मूला ये 1 + i की पावर -n होता है फार्मूला, ठीक है। ये 1 + i की पावर -n, मैं चलो इसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ये डिस्काउंटिंग का फैक्टर, ये मैं इसी बारे में बताने लगा था कि किसी को अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तो उसका भी मैंने एक हल किया हुआ है। ये 1 + i की पावर -n ये डिस्काउंट फैक्टर है। ये मैंने शेयर्ड फोल्डर में ना एक फोल्डर बनाया हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से। अब चूंकि ये यहाँ पे नेट ये पॉइंट नंबर 3 है, इसमें ये मेरे अपने ही लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्काउंटिंग क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, ये 1 + i क्यों रखते हैं, -n क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 3 लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्कस की हैं, और आप इन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें ये टाइम निकाल के, और अभी कर लें इसको वॉच, ठीक है। तो ताकि आप आगे जब हम लीजिंग में पढ़ें या एक चैप्टर हम और पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट का, वहाँ भी डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, एन्युटीज़ क्या होती हैं, सिंगल पेमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स के हवाले से आप उसको पढ़ लें, और ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बहुत काम आएंगी, ठीक है। जो स्टूडेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहाँ पे वो कैपिटल बजटिंग को पढ़ेंगे, और जहाँ पे वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वो कुछ एरियाज पे डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं, तो वो ये उधर भी उनके काम आएगी ज़रूर, ठीक है। तो ये फोल्डर ओपन नहीं हो रहा क्योंकि ये नेट की बार स्पीड स्लो होती है जब ये जूम चल रहा होता है,
तो ये शेयर फोल्डर में ये फोल्डर नंबर 3 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेक्चर्स, ये जरूर जाके वॉच कीजिए। ये फार्मूले में कोई और कंफ्यूजन किसी को, कोई और सॉल्यूशन में किसी कोई और पूछना है? सर ये अभी ज्वाइनिंग की है। जी That's the जी problem. माशाल्लाह, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। जी 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 बताइए। आपने सॉल्यूशन किया होगा, सर ये उससे आप टैली 429 जो है एसिड क्यों बना है? ये एसिड इसलिए बना है कि ये वाला ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट का पार्ट है, ये एसिड इसलिए बनाया, कॉस्ट का पार्ट बनाया आपने, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपने पे करना है ना। पे आपने 429 नहीं, पे आपने 2 मिलियन करना है। यही अपने जो अगला सवाल है ना, ये वाला सवाल, ये इससे अगला, ये मैंने यही करवाना है आपको, ठीक है। अगला सवाल तो खैर डेप्रिसिएशन के ऊपर है, वो मैं करवाता हूँ अभी, लेकिन ये 429 को हमने 2 मिलियन तक भी बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा। ये 429 है जी, ये अभी 429 है जीरो पे, ठीक है। और ये तकरीबन 20 साल तक बनेगा ना, ये 20 साल बाद पे करना है ना आपने, है जी। हाँ तो देखें, ये पहले टाइम जीरो पे 429 है, और ये किस रेट पे ग्रो करेगा, ये 0.8 पे ग्रो करेगा। चलें इसे ग्रो करें जरा। 463 जी, उसके बाद ये आ जाएगा 500, 540, और ये देखें ये ग्रो करता 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 ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते 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 ये देखें जी 2000 पूरा हो गया, 20वें साल ये पूरा 2 मिलियन हो जाएगा। ये आज अगर इस चीज की वैल्यू, ये यही तो पावर ऑफ डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग है, कि आज किसी चीज की वैल्यू 429 है, ठीक है, तो वो ग्रो होते 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 उसको ग्रो करें 20 दफा। हमने बेसिकली किया क्या है, ये जो आप लेक्चर सुनेंगे ना 3 मेरे, तो आपको ये चीज समझ आएगी। अगर हम 429 को ग्रो करके 2000 तक करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। और अगर हम 2000 को आज की डेट में लाते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्काउंटिंग, ठीक है। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग ये बेसिकली ये मिरर इमेज चीजें हैं, ये एक ही कॉइन के दो रुख हैं। अगर हम आज की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, और फ्यूचर वैल्यू को आज की डेट में वापस लेके आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। जी हबीब। सर ये क्वेश्चन था कि ये जो डिसमेल्टिंग कॉस्ट है, ये एग्जिस्टिंग हमारे जो उसकी थी एसेट की थी, तो जो एग्जिस्टिंग एसेट की डिसमेल्टिंग कॉस्ट है, वो तो हम जब हमने उसको इंस्टॉल किया होगा तब भी हमने चार्ज कर ली होगी, उसका एसेट का पार्ट बनाया होगा। देखें ये पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ ना, ये 500 रुपए जो आपने पे किए हैं, ये हुआ ये था कि ये पिछले वाले ने आपको नहीं पे किया ना। पिछले वाले ने जब आपने पिछले वाले से जमीन खरीदी ना, ये तो जमीन पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर लगा हुआ था, तो वो आपने उसमें उसको रिमूव नहीं करके दिया। लेकिन अब आपने जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपने तो उस स्ट्रक्चर को रिमूव करना है ना, आपने तो उसको प्लेन करना है, ठीक है। तो ये अगर आप उसको प्लेन कर रहे हैं, तो ये भी तो खर्चा कर रहे हैं ना आप। क्या उसको साफ के बगैर आप बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं बना नहीं सकते, सर। ठीक है। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ये एक्सपेंस नहीं होगा, ये एसेट बनेगा, ठीक है। और ये डेप्रिशिएट होगा इसमें जाके, ठीक है। सर ये एलोकेटेड, इसे लिखा लफ्ज एलोकेटेड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जी जी वैसे यहाँ से नहीं समझ आती कि इसने एलोकेट किया इसको फैक्ट्री को, आप क्या इसको देखें एलोकेट, देखें मेरी बात सुने, जनरल और एडमिन का वर्ड जहां पे भी आ जाता है ना, तो वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं कॉस्ट में से। ये पीरियड कॉस्ट होती है, ये आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जी जी, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस कोई भी होते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट का पार्ट, वो एसेट नहीं होते, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि ये जो एक्सपेंस होते हैं, ये बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, ये जनरल बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, किसी एसेट से रिलेटेड नहीं होते हैं। सर ये रीलोकेटेड स्टाफ कॉस्ट ऑफ ये हाँ, रीलोकेशन स्टाफ से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट होती है, ये भी आईएएस कहता है कि हम इसको कैपिटलाइज नहीं करते। ये आपका मसला था, ये आपका ऑपरेशनल डिसीजन था, उस एसेट से क्या ताल्लुक है इसका। अब उस एसेट को चलाने के लिए मिसाल के तौर पे आपने एक जनरेटर लगाया, और उस जनरेटर को चलाने का जो स्टाफ था, वो आपके मियाँ वाली वाले स्टेशन के ऊपर था, ठीक है। तो आप वहां से बंदों को इधर मंगवा रहे हैं,
तो ये तो उस एसेट से क्या ताल्लुक है उसका? एसेट की इंस्टॉलेशन के लिए यूज हो रहा है, ये ताल्लुक है नहीं प्रोडक्ट नहीं 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 नहीं, ये रीलोकेशन स्टाफ नॉर्मली ये होती है कि आप स्टाफ को रीलोकेट कर रहे होते हैं, आपने यहाँ से बंदे वहां भेज दिए, वहां से बंदे यहाँ भेज दिए, ये तो बिजनेस का एक नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इनकी ये नॉर्मल एसेट ऑपरेशन के लिए है, एसेट की जी 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 कंस्ट्रक्शन के लिए या एसेट। प्रोजेक्ट के लिए नहीं। देखिए मेरी बात सुने, एक चीज याद रखिएगा, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैं ये बार बार ये डिस्कस करूंगा कि आईएएस जो है ना, किसी चीज को एसेट बनाने के लिए बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि एसेट वो चीज बनती है जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंटेल करती है। अगर वो चीज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में जरा सा भी डाउट आपको होता है ना, तो आप उसको एक्सपेंस आउट कर दें, ठीक है। तो आईएएस एसेट बनाने पे बड़ा अभी तो ये रिसेशन आपने देखी कोई नहीं है, इंशाल्लाह हम आईएएस 38 पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि 6 रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं, फिर जाके एसेट बनता है, वरना जरा एक भी कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो वो एक्सपेंस बना देते हैं। किसी खर्चे को टेस्ट करने के लिए 6 कंडीशन से गुजारा जाता है, फिर उसको एसेट बनाया जाता है। अगर उसमें से एक कंडीशन भी गलत है ना, 5 कंडीशन पूरी है लेकिन 6ठी कंडीशन भी गलत है ना या नहीं पूरी होती, तो उसको हम एक्सपेंस बना देते हैं, एसेट का पार्ट नहीं बनाते हैं। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आईएएस भी और ये जितने भी लोग हैं ये कहते हैं जी एसेट उस वक्त बनाओ जब आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी आउट कर दें, ये होती है बात। ये एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट के इन दोनों में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और स्टाफ हाली का एम्प्लॉयमेंट जो कॉस्ट है ना, ये डायरेक्ट लेबर है, बेसिकली ये डायरेक्ट लेबर है, इसका मैंने वर्ड चेंज कर दिया, ये डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। हम इससे डिफरेंशिएट करेंगे अगर लफ्ज कैसे इसको एम्प्लॉय देखें, लेबर किसको पे करते हैं, लेबर किसे कहते हैं? लेबर जो काम कर रही होती है, लेबर को एम्प्लॉय ही करते हैं, एम्प्लॉय तो करते हैं ना, एम्प्लॉय करते हैं, तो स्टाफ भी तो बुलाएंगे ना। वो लोकेटिंग स्टाफ है, उसने काम नहीं किया, वो काम करेगा नहीं, तब ये लफ्ज हम इसको खत्म करते हैं, लफ्ज लोकेटिंग को थोड़ी खत्म करते हैं। फिर क्या क्या लिखेंगे, चलें इसी जगह पे कॉस्ट ऑफ स्टाफ। नहीं, ये कॉस्ट ऑफ स्टाफ नहीं है, ये कॉस्ट देखें ये होता उस बंदे को, मेरी भाई बात सुने, कराची से आपने मजदूर मंगवाया, ठीक है, वो मजदूर ने, उस मजदूर को मंगवाने के लिए आपने एक टिकट दिया उसको ट्रेन का, वो जो टिकट है ना ट्रेन का वो एक्सपेंस है, लेकिन जब उस मजदूर ने उस बिल्डिंग पे काम किया वो आपका उसकी एसेट की कॉस्ट है, वो डायरेक्ट लेबर में आएगा ऊपर, ठीक है। जो रीलोकेशन कॉस्ट है ना वो एक्सपेंस होता है, ठीक है। जो उस एसेट ने भाई कराची से यहाँ पे आने का, उस बंदे ने बिल्डिंग पे तो काम नहीं ना किया, वो तो उस बिल्डिंग पे काम करने के लिए आ रहा था, जब वो जब बिल्डिंग पे काम करेगा तो वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वरना तो वो जनरल एक्सपेंस है कंपनी का, ठीक है। यानी कि आप ये कहेंगे उसकी जो स्किल्स जो उसने यूज की हैं उसके ऊपर सिर्फ वही हमें काउंटेबल करना है, बाकी जो उसको आने जाने का या उसके फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारे एक्सपेंस हैं, जो भी सर रीलोकेशन नॉर्मली होती है कि आपके स्टाफ कहीं और लोकेटेड थे, आपने इस साइट पे उनको मंगवाया है, ठीक है, तो साइट पे पहले जब साइट पे आ जाएंगे काम शुरू कर देंगे, वहां से ऑनवर्ड आपकी एसेट का पार्ट बन जाएगी। और देखिए ना, रीलोकेशन का एसेट से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एसेट पे काम तो नहीं ना किया उसने, वो तो ट्रेवल किया उसने। लेकिन सर काम तो स्टाफ ने किया, फिर स्टाफ को हमने क्यों नहीं बनाया हिस्सा फैक्ट्री का इसके काम को? कहाँ बनाया तो है, ये देखें, ये डायरेक्ट लेबर 1800 में से नहीं, स्टाफ की बात कर रहा हूँ नीचे वाली, रीलोकेटिंग का ठीक हमारा नहीं ताल्लुक है, लेकिन अगर स्टाफ है वो काम कर रहा है तो उसका फिर हमने क्यों नहीं बनाया? उसने काम तो नहीं फैक्ट्री पे किया। वो कहाँ पे, कौन सी पॉइंट की बात कर रहे हैं? 300 सर, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन। ये वही है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये वो पैसे हैं जो आपने एम्प्लॉइज को पे किए हैं, ये टिकट के पैसे हैं यार। अच्छा, ये 300 समझ लगा, ओके ओके ओके, ठीक हो गया, ये टिकट के पैसे हैं, ये जहाज का टिकट दिया है आपने, ठीक हो गया सर, अब समझ लगा। हाँ जी, हाँ जी जनाब, गुड। सर ये इंटरेस्ट वाला दोबारा समझा दें पॉइंट। इंटरेस्ट वाला पॉइंट ये है कि जब आपने पूरे साल का इंटरेस्ट पे किया ना, ये 1200 पूरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये कैसे पता लगा कि 12 मिलियन का 10% आप लें तो ये 1200 रुपये आएगा, ये 3 डिजिट आप, ठीक है ना, 3 डिजिट आप इग्नोर कर दें अगर, तो ये 1200 रुपये आएगी पर एनम आपने इंटरेस्ट पे किया है। हाँ जी सर 12,000 नहीं आएगा अगर 3 डिजिट हमसे इग्नोर करेंगे?
सर सर 6 शून्य होते हैं ना इसके अंदर 12 मिलियन में। जी तो सर, उसमें 6 से शून्य होते हैं। हाँ उसका 10% निकालें कितना बनेगा? 1,20,000। 12 सर, ठीक 1.2 हाँ जी मिलियन सर, है 1.2 सर, मिलियन। 1200। हाँ जी 1.2 मिलियन सर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो 12 मिलियन का आ जाएगा 1.2 मिलियन। ये 1.2 मिलियन जो लिखा हुआ है ये 3 जीरो ओमिट कर दिया ना इसमें से मैंने। जी सर, ठीक हो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मैंने इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया वैसे, चलें ये मैं करता हूँ हाईलाइट, ठीक है ओके। इसमें से देखें, इसमें से 8 महीने की कंस्ट्रक्शन हुई है। ये कहाँ लिखा हुआ है जी 8 महीने कंस्ट्रक्शन? ये लिखा हुआ है द फैक्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड इन 8 मंथ्स, ठीक है, इन 8 मंथ्स एंडेड। तो ये 8 महीने का ये वाला खर्चा हो गया, बाकी 4 महीने एक्सपेंस हो गया, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये डिस्काउंट फॉर्मूला एक्सेल में इसी तरह काम कर सकते हैं? सर एक्सेल में करना है, लेकिन आपको एक्सेल में नहीं ना करना, आपने तो मैनुअली करना है। नोट नोट एक्सेल मैंने तो एक्सेल में किया भाई, देखेंगे ऊपर मैंने एक्सेल में किया, ठीक है। और क्या सवाल? सर जी 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 जी। सर जो इंटरेस्ट है वो एक माह का 1,20,000 है, ऐसे ही है? 1 साल, 1 साल का? हेलो जी जी। मैं कह रहा हूँ सर इंटरेस्ट की समझ नहीं आ रही सर। इंटरेस्ट 1,20,000 8 लाख कैसे आया सर? ये ऐसा क्यों? 8 लाख कैसे आया? या सर 8 लाख और 4 लाख 12 मिलियन का निकालें, ये 12 मिलियन है ना? जी सर। ठीक है ना, 12 मिलियन का आप निकालें 10%, ये सर कितना आ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 नहीं आएगा, ये 1.2 मिलियन आएगा। 12 1.2 लाख मिलियन, ये 3 जीरो मैंने ओमिट कर दिए ना भाई, ऊपर देखें 3 जीरो अच्छा मैंने अच्छा, ओमिट ठीक किए। ठीक ठीक है ठीक है ठीक। ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के अंदर 000 दिए होंगे, और आप अगर 000 को कैलकुलेटर में लिखेंगे और 50 फिगरें होंगी, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर आपको ये करना पड़ता है 000 के अंदर। ये क्वेश्चन दिया था, अगर आप इसको खत्म कर देंगे तो ये इसको 3 जीरो इसमें ऐड करने पड़ेंगे, सही ठीक है है। सही है। अब ये 0 ओमिट करने वाली चीजें ना, ये इसमें थोड़ा सी आप इस प्रैक्टिस कर लें। मिलियन बिलियन में अक्सर लोगों को मसला होता है, तो वो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लें। वो यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लें कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये वाले बचपन में पढ़ते थे ना हम, वो पक्का कर लें दोबारा। जी सर। जी सवाल? ओके जी। अब इनका और डेप्रिसिएशन, इसमें जरा ये आपका फंडामेंटल लेवल की जस्ट रिवीजन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें डेप्रिसिएशन मेथड्स और रेट कैलकुलेशन वगैरह ये लोगों को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवानी पड़ती है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने बना के रखा था कि टाइम से वो इसमें डिस्काउंट उस पर 10% है, और 3 हमने उस पर कॉस्ट पे की है 15,000, 10,000 और 5,000। और जो प्लांट की जो वर्किंग यूजफुल लाइफ वो 3 इयर्स है। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 30,000 है। एक्सपेक्टेड ईयरली प्रोडक्शन जो है वो 500 यूनिट है, 400 है और 300 है, ठीक है। यूजफुल लाइफ आपको ईयर्स में भी दी हो सकती है, और यूजफुल लाइफ आपको नंबर ऑफ आउटपुट लेवल में भी गिवन हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके एसेट की नेचर क्या है। अगर आपका एसेट ड्यूरेशन के हिसाब से चलता है तो फिर आप उसकी लाइफ को ड्यूरेशन में देखेंगे, और अगर आपका एसेट किसी आउटपुट के साथ एसोसिएटेड होता है तो फिर आप उसको आउटपुट में देखेंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट है। दूसरा, प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड इनिशियल रिकग्निशन। उसके बाद है
इसकी कैलकुलेशन करनी है। एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक कहलाता है यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और एक है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अच्छा, ये जो डिमिनिशिंग मेथड बैलेंस मेथड है और ये जो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, ये दो जो मेथड हैं, इन दोनों मेथड को हम कहते हैं एक्सिलरेटेड मेथड्स। एक्सिलरेटेड मेथड्स, ठीक है। ये वो मेथड्स हैं जिनमें शुरू के पीरियड्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन आता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स एक्सेलरेटेड मेथड्स कहलाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड्स को स्ट्रेट लाइन कहते हैं इसलिए कि ये हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस करता है, जबकि यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड में ये होता है कि जितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसी आउटपुट के हवाले से जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो फिर आप चार्ज कर लेते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा केस है जी। इसमें क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम है? ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा ख्याल होनी नहीं चाहिए, ये तो फंडामेंटल लेवल पे हम लोग BS BCom लेवल पे पढ़ के आते हैं, लेकिन बहरहाल किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ही और शी कैन आस्क। ओके जी, अब कैलकुलेशन करते हैं जी। इसमें सिंपल, अब जरा टाइम इसको सेव करेंगे तो 2 लाख हमारी जो कॉस्ट है 10% हमने इस पे ट्रेड डिस्काउंट पे किया, 20,000 आ गया, 180,000 हमारी कैश प्राइस आ गई। इसके बाद हमने हाँ जी फ्रेट पे किया है, इंस्टॉलेशन पे किया है, और ये जो सारी हमारी कॉस्ट है ये 2,10,000 जी, 2,10,000 हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट आ गया। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 2,10,000 से, और जो भी आपने अकाउंट्स पेबल है, उधार है या कैश है या बैंक है, जो भी आपकी अरेंजमेंट है वो आप उससे क्रेडिट कर देंगे, तो ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं स्पीड यहाँ पे करूंगा अगर, लेकिन फिर भी किसी को समझना है तो आपने पूछना जरूर है। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि हमने चीजों को लपेट देना, स्पीड का मतलब ये होता है कि चले सिंपल चीज है तो हमने उसको जरा टाइम सेव कर लिया। ओके, जिसके बाद डेप्रिसिएशन के चारों मेथड्स हैं, उससे हमने 3 सालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, उसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और होती है आपके लेवल की, क्योंकि ये जरा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बजाय ये कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना हो, आपको एक रेट भी दे सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर ये कहा जाए कि डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपीज है वो 3 सालों पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी हमारा 33% के हिसाब से हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट करेंगे। यानी जो भी हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट में से हम रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं ना, इसको हम कहते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ये देखिए हमने लिखा भी हुआ है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट, यानी ये वो कॉस्ट है जो हम डेप्रिशिएट करते हैं, और उसको लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सपेंस आ जाएगा। चलें इसको करते हैं जी, बड़ा सिंपल है। कॉस्ट हमारी 2,10,000 है, रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास 30,000 है। ठीक है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1,80,000, लाइफ हमारी 3 इयर्स है, तो ये सेम तीनों जो सालों में सेम डेप्रिसिएशन आएगा। देखें 60,000 60,000 60,000, तो ये तीनों सालों में ये टोटल हमारा 1,80,000 जो डेप्रिशिएट हो गया पूरे 3 सालों में, क्योंकि हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट ही 180 थी। कॉस्ट हमारी थी 210, रेजिडुअल वैल्यू 30 डिवाइड बाय लाइफ, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। ओके जी, जो नंबर 2 मेथड है जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, उसका फार्मूला है कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है जी, कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, और कैरिंग अमाउंट का फार्मूला हम कल पढ़ चुके हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, वो आप कैलकुलेट करेंगे, उसको रेट मल्टीप्लाई करेंगे। रेट के लिए फार्मूला दिया हुआ है 1 माइनस nth रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100, और यहाँ पे जो nth है ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं। ठीक है, तो जरा ये मैंने आपको वैल्यू करके दी हुई है, यहाँ पे देखें
ये टाइम मैंने सेव किया हुआ है कि 1 माइनस ये थर्ड रूट, क्यूब रूट कहते हैं इसको, डिवाइडेड बाय सॉरी अंडर रूट 30,000 डिवाइड बाय 210 into 100। जी व्हाट इज दी रेट, क्या रेट कैलकुलेट होगा जी बताइए, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है? रेट कैलकुलेट करें जी। सॉरी 47.72 कितना %? 47। जी जी बिल्कुल ठीक है जी, 47.72 आएगा। हाँ जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये मैं जरा कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पे। जी जनाब 47.72 इज दी रेट जी। बाकी लोगों ने निकाल लिया है, किसने नहीं निकाला तो वो जरा उसको निकाल ले जल्दी से। ये फार्मूला ये आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, ये एक्सेल में किया है वो छोड़ दें, वो जिसको एक्सेल नहीं समझ आया वो छोड़ दें, कि मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है, आपने कैलकुलेटर में करना है क्योंकि आपने एग्जाम में कैलकुलेटर्स यूज करने हैं। कर लिया सर। जी जी गुड। ओके अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कॉस्ट लिखनी है। पहले साल कॉस्ट 2,10,000 है। पहले साल कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ तो ये 0 है, तो कैरिंग वैल्यू हमारी पहले साल 2,10,000 ही आएगी क्योंकि पहले साल कोई भी एक्यूमुलेटेड नहीं है। और रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,00,221। ठीक है। दूसरे साल कॉस्ट हमारी वही रहेगी लेकिन एक साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका हुआ है, वो हम यहाँ पे ले आएंगे 1,00,221 और हमारे दूसरे साल की कैरिंग वैल्यू हो जाएगी 109,779 और उस पर हम रेट अप्लाई करेंगे तो दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 52,391 आएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सॉरी टू इंटरप्ट सर, यहाँ पे थोड़ा ये क्लियर नहीं हुआ, यानी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। कैरिंग वैल्यू इनटू रेट, थोड़ा कंफ्यूजन है। पिक्चर में थोड़ा सा इसको जूम कर दूं। पिक्चर से मुराद की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई। हाँ तो इसमें क्या नहीं समझ आया, रेट आपने ये कैलकुलेट किया है 47.72? सर ये मैंने ट्राई की है लेकिन वो उस पे आंसर मुझे एक्यूरेट नहीं आया। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। दोबारा ट्राई करें। सर जी जी ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक ही क्या बात, डिफरेंस एक ही होता बात बेटा, एक ही बात है। ये अल्टरनेट टर्म है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा डिमिनिशिंग कहें या रिड्यूसिंग का, आप जाके ना गूगल कीजिएगा, डिमिनिशिंग का मतलब रिड्यूसिंग ही होता है। नहीं सर वो तो पता था लेकिन मुझे कंफ्यूजन थी क्योंकि कोई मैंने बात सुना था कि ये माइनर सा डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब वो पता नहीं कहाँ आता है, किस सेंस में मैंने वो सुना बस था, अब किसी ने बोला था। चलिए उसको आप ना बस लाहौल पढ़ के छोड़ दें, लाहौल वाला डिक्लाइनिंग अब्दुल्ला मेथड पढ़ है ना, वो भी यही है ना। जी जी डिक्लाइनिंग। आपकी आवाज नहीं सर क्लियर आ रही। सर डिक्लाइन। हाँ डबल डिक्लाइनिंग कह लें, चलें इसको डबल डिक्लाइनिंग भी कह लें, डिक्लाइनिंग भी कह लें, डिमिनिशिंग कह लें, रिड्यूसिंग कह लें, डिक्लाइनिंग कह लें। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना, तो वहां पे लिखा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग सर ये समथिंग रेट दैट। आ गया हमारे पास। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करें इसको कैरिंग सर वैल्यू यानी को। जी सर कैरिंग वैल्यू यानी कि उसको क्या हम करेंगे, कैरिंग वैल्यू एज ए कैरिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करना रेट से। कैरिंग वैल्यू का फार्मूला हमने कल डिस्कस किया था, ये जो हमने हमारा जो कोर्स पैक है उसके अंदर हमने कैरिंग वैल्यू को डिटेल से कल डिस्कस किया था। कैरिंग वैल्यू इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है ओके तो सर। अभी पहले साल तो कोई भी अपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं ना किया हुआ, तो पहले साल तो 0 होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो पहले साल कैरिंग वैल्यू 2,10,000 ही आएगी। उस 2,10,000 पे रेट अप्लाई करें तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,00,221। लेकिन दूसरे साल ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका हुआ है, एक्यूमुलेटेड हमारा बढ़ गया होगा, वो वही इक्वल टू फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना, वो माइनस कर देंगे तो ये कैरिंग वैल्यू आएगी। इस कैरिंग वैल्यू पे रेट अप्लाई करेंगे तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा
52,391। उसके बाद कैलकुलेट नहीं ना करेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लास्ट ईयर हम करेंगे कि लास्ट ईयर में एक्यूमुलेटर हमारा बढ़ जाएगा, वो ये 2 सालों का मिला के हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 57,388, उस पर हम रेट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27,388, और तीनों को मिलाएंगे तो 180 ही आ जाएगा पूरा पूरा, जो हमारा डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, जितनी हमने डेप्रिशिएट करनी थी। ये देखिए पूरा का पूरा 180 आ गया। लास्ट टाइम नहीं करते, लास्ट ईयर में नहीं करते कैलकुलेट, जो होता है बस उसी को लास्ट ईयर ये करते हैं। अब सुन लें, थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस में फर्क ही होता है कि लास्ट ईयर हम डिफरेंशियल अमाउंट चार्ज कर देते हैं एज एन एक्सपेंस, ठीक है। जो बच जाता है ना लास्ट ईयर, वो हम अब आप पता देखें, ये 47 का रेट आया है, ठीक है। बाद लोग करेंगे जी 50% के रेट से कर लेंगे इसको डिस्काउंट, ठीक है। 50% के रेट पे कर लिया, अब पहले साल 50% पे किया, दूसरे साल 50% पे किया, थर्ड ईयर जब 50% पे करेंगे तो ये क्या हो, ये वैल्यू ये कम आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये थर्ड ईयर डिफरेंस से एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं ताकि हमारी कैरिंग वैल्यू इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू आ जाए। यानी अगर हम यहाँ पे ये सेंटेंस जरा सुनिएगा प्लीज, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कैरिंग वैल्यू इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए वो करते ये हैं कि आखिरी साल डेप्रिसिएशन उस अमाउंट से चार्ज करते हैं जिस अमाउंट से चार्ज करने से ये वाली इक्वालिटी इंश्योर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वो डिफरेंस से चार्ज करते हैं। उसमें वो रेट फिर अप्रोक्सीमेट नहीं ना लेते, वो रेट फिर रफ सा रेट ले लेते हैं। वो 48% ले लेंगे, 49% ले लेंगे, 50% ले लेंगे, ठीक है। वो अकाउंटेंट की मर्जी होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने शुरुआत की है इस काम की, कि 210 की बजाय अगर हम 180 से करते फर्स्ट ईयर, नहीं 180 ऑटोमेटिकली नहीं करना है। अच्छा, ये देखिए 180 आ तो गया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कॉस्ट जो हमने 210 से हमने जो इसको चार्ज किया सर फार्मूला देखें, फार्मूला क्या है, कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, कैरिंग वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट नहीं है, कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट है। और कैरिंग वैल्यू क्या फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और चूंकि पहले साल में कोई भी एक्यूमुलेटेड नहीं है तो हम उसको 0 रखेंगे, पहले साल कैरिंग वैल्यू 2,10,000 ही आएगी। हम फार्मूले को तो नहीं छेड़ सकते ना। जब इसका मुझे भी रेजिडुअल वैल्यू पे, इसका फिर ये मतलब है कि हम रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर भी फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं किसान? नहीं कर रहे सर, आप देखिए ना 180 या चार्ज किया ना 3 सालों में, 3 सालों में 180 चार्ज किया है तो 210 रिमेनिंग कॉस्ट 30 बच गया, रिमेनिंग 30 बच तो गया, बच गया। ये जो आपने रेट, आप सुनिएगा, अब आप जो आपने रेट कंप्यूट किया है ना, इस रेट में रेजिडुअल वैल्यू को आपने इनकॉर्पोरेट करके रेट आपने कंप्यूट किया है, वो ऑटोमेटिकली 30,000 बचेगा। ठीक हो जी यासीन साहब। सर मैंने ये पूछना था, ये एग्जाम में फाइनेंशियल कैलकुलेटर लेकर जाने की इजाजत है या नहीं, फाइनेंशियल का मेरा ख्याल है नहीं अलाउ। ये गाइडलाइन में हमें तो अब तक रिसेंटली तो ये अलाउ नहीं था, अब न्यू अलाउ करते हैं नहीं करते, ये अब इस सर्कुलर का वेट कर लें। लेकिन फाइनेंशियल पे आप ना डिपेंड करें, और इतना ज़रूरी नहीं है इस सब्जेक्ट में। फाइनेंशियल कैलकुलेटर के बगैर काम इजीली हो जाएगा। बहुत सारे शॉर्टकट आप प्रोवाइड करते हैं, कैलकुलेटर एमए में भी प्रोवाइड किया, इसमें भी प्रोवाइड किया। नहीं फाइनेंशियल कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर वो अलग चीज होती है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर है ना, नहीं वो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल में और साइंटिफिक में फर्क होता है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर के अंदर थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशंस है, आपको डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग वो डायरेक्टली शॉर्टकट में कंप्यूट कर देता है। इस तरह के ये जो रेट्स हैं ये डायरेक्टली कंप्यूट हो जाते हैं, सिर्फ इनपुट वैल्यूज करनी होती हैं आपने, ठीक है। वहां पे वो थोड़ा मजीद एडवांस फंक्शन होते हैं, वो अलाउ नहीं होता जी, मेरा नहीं होगा अलाउ, वो नहीं होगा। और ये चीजें आसान, इतनी मुश्किल नहीं है। जी सवाल सर, मुझे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले कॉलम की नहीं समझ आ रही, वो कैसे एडिट किया? एक्यूमुलेटेड कहते हैं किसको है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड? मतलब सारी क्लास हुई, पिछली वाली भी और प्रीवियस वाली भी। तो आप देखो ना, पहले साल कोई चीज थी, एक डेप्रिसिएशन नहीं थी ना, तो पहले साल ये 0 आ गया, अगले साल ये पिछला ये जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया ना ये इकट्ठा हो गया, ठीक है, वो ये 1 लाख हो गया।
उससे अगले साल ये 1 लाख भी था और अगला वाला 52,000 भी आ गया, इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, ये वही शॉर्टकट बार आ रहे हैं जो पुराने हमने लगाए हुए थे। फर्क होता है, इसलिए मैंने जो है ना बेसिक को थोड़ा फोकस रखा होता है। कोई बात नहीं, ये यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारे पास टाइम नहीं होता, वहाँ पे तो आपको पता है कि फिर सब्जेक्ट काफ़ी एडवांस हो जाता है, वहाँ पे फिर हम बेसिक्स के ऊपर नहीं इतना काम कर सकते। लेकिन बहरहाल जितना काम यहाँ कर सकते हैं वी विल डू, और वी विल आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे ये है कि आप डेली का काम डेली करें और जो चीज़ें होमवर्क दी जा रही हैं वो टाइमली करें, फिर ये चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नहीं तो फिर क्वेश्चन बराए क्वेश्चन ही हो जाता है, उसमें फिर लर्निंग नहीं होती है। सर ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने निकाला है 1,00,221 1,02,21, सर ये हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला है, कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स? नहीं, ये फार्मूला है, ये कैरिंग वैल्यू इनटू रेट, ये वाला फार्मूला, ये वाला ये कैरिंग वैल्यू आ गई ना, देखें। ऑलराइट सर, ओके ओके, ये रेट आ गया जी। एनी अदर कोई कंफ्यूजन? अपने पास ना एक और चीज बता दूं, अब टू मेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द क्लास, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और ये जो कोर्स बैग्स होने चाहिए। आप तभी इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूँ वो अपने कैलकुलेटर से भी साथ साथ करें ताकि आपको समझ आए कि सर ने किया क्या है। क्योंकि एक्सेल के अंदर मैं बाजू का शॉर्टकट लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कैलकुलेटर में आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है ना। लेकिन बहरहाल आपके पास वो कैलकुलेटर है, आप उसे कैलकुलेट करें सामने, वो चीजें इसको वेरीफाई करें। बाजू का फार्मूला गलत लग जाता है, वो वैल्यूज कैलकुलेट सही नहीं होती, तो वो चीजें फिर वहां आइडेंटिफाइड हो जाती हैं फौरन। ओके जी, इसके बाद रेट वो खुद भी दे सकता है, लेकिन आपको इस लेवल पे देगा नहीं और आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं एग्जाम में दे देता हूँ, लेकिन ICMAP में ये रेट आपको दी नहीं होगा क्योंकि आपकी कोर्स जो आपकी कोर्स बुक है ना, कोर्स बुक में ये पेज नंबर आप खोल लें। पेज नंबर बेटा है ये पेज नंबर जिसमें किताब है 210 पेज नंबर खोलें जरा, किसके पास है किताब अगर तो 210 पेज नंबर उसके सबसे टॉप पे ना यही फार्मूला दिया हुआ है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू मस्ट नो दिस फार्मूला। ठीक है जी, ये मैं अभी आता हूँ इसके पर ये सवाल करवा के ना, मैंने आपको बुक से टैली करवाने सवाल, और आई होप कि आपने वो कल वाले सवाल भी कर लिए होंगे सारे जो मैंने आपको दिए थे। ये साथ साथ कंप्लीट करते रहे सब चीजें और वहां उसको क्लोज करते रहे, फिर आपका रिवीजन हार्डली 1 वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने रिवीजन को अगर आपने सिक्योर करना है तो आप डेली का काम डेली करते रहें और उसको वहां पे टिक करते रहें, और जो पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नोटबुक में साथ लिखते रहें, फिर इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज भी कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर लूँ, 2 मेथड और रह गए हैं क्विकली। उसमें सिंपल ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड में क्या होता है कि पहले हमें रेट पर यूनिट निकालना होता है और उस रेट को जितने जितने आप आउटपुट प्रोड्यूस करते रहते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाता है। तो आप बड़ा सिंपल है जी, रेट हमने निकाला 150 का, वो कैसे निकाला कि 2,10,000 कॉस्ट है, 30,000 हमारी रेजल्ट वैल्यू है और 1200 हमारी लाइफ इन यूनिट्स है। वो कैसे निकाला कि 500 जमा 400 जमा 300, ये तीनों जब ऐड कर लेंगे तो 1200 आ जाएगा। टोटल उस पूरे एसेट ने लाइफ में 1200 यूनिट मैन्युफैक्चर करने हैं, तो एक यूनिट पे 150 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और ये आप जब चार्ज करेंगे तो पहले साल 500 है, 400 है और 300 है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। ठीक है, तो ये देखिएगा पहले साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 75, 60 और 45, और देखेंगे ये भी 180 आ गया, ये 180 आ गया। ठीक है, अब देखिए तीनों मेथड्स में डेप्रिसिएशन टोटल 180 ही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर फर्क है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेम है,
यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट के हिसाब से है, जितना जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर देंगे उतना उतना डेप्रिसिएशन आता रहेगा। ये डिपेंड करता है, अब देखिए ना, आपने स्टैंडर्ड ने आपको कहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, स्टैंडर्ड ये आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आपका एसेट जिस नेचर का है और जिस तरह का उसका बेनिफिट पैटर्न है, आप उसके हिसाब से अपना वो मेथड यूज कर लें। और लास्ट एक मेथड होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है, ये बड़ा कॉमन मेथड है जो कि हम बचपन में कभी करते थे, लेकिन बहरहाल आपके कोर्स में दिया हुआ है। मैं वैसे करवाता नहीं था, लेकिन मैंने इस दफा करवाया है, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने वैसे कभी नहीं करवाया, लेकिन बहरहाल आपके कोर्स में दिया हुआ है। तो इसमें करना हमने ये, इसमें जी एनी क्वेश्चन? इसमें हमने करना ये होता है कि जो ईयर्स है ना उसका फैक्टोरियल निकालना होता है। फैक्टोरियल समझते हैं आप? सॉरी, फैक्टोरियल कह रहा हूं, सम। अगर 3 ईयर्स हैं तो 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, ये कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो पहले साल हो जाएगा 3/6, दूसरे साल 2/6 और तीसरे साल 1/6, ठीक है। अगर ये होगा 5 ईयर्स तो पहले 5, 4, 3, 2, 1, ये कितना हो जाएगा? 15। तो पहले साल 5/15, फिर 4/15, 3/15, 2/15 और फिर 1/15। तो इसमें इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो जो डिजिट निकलेगा पहले साल, क्योंकि ये 3 साल हैं, तो पहले साल होगा 3/6, दूसरा साल होगा 2/6 और थर्ड ईयर होगा 1/6। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो पहले साल होगा 0.5, हाँ उसको मैं करता हूँ फ्रैक्शन जरा, ये जी बेटा। सर ये हमने 3 से 1 की तरफ क्यों गए, इसका क्या लॉजिक है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जितने ईयर्स है ना उनके जितने डिजिट्स बनते हैं उन सबको ऐड कर लिया, ताकि हम टोटल अमाउंट। जी, ये 1 + 2 भी तो हो सकता है, आपने मतलब स्पेसिफिकली 3 + 2 मतलब पहले साल बैकवर्ड 3 क्यों होगा, गए? पहले साल 3 होगा, दूसरे साल 2 होगा, फिर 1 होगा, इसलिए मैंने किया 3 to 1। क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेटेड मेथड है ना, पहले साल ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें, ठीक है। अच्छा, पहले साल हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपका एसेट ऐसा है जो कि तकरीबन नामुमकिन है कि जो पहले साल सबसे कम बेनिफिट दे, जैसे जैसे टाइम बढ़े वो बेनिफिट बढ़ाना शुरू कर दे, ऐसे एसेट कोई भी नहीं होते, ठीक है। तो एसेट नॉर्मली ऐसे ही, जो आपने मेरा कल ही आपने भी सवाल किया था कि सर ऐसे एसेट होते हैं जो नॉर्मली शुरू में ज्यादा सवाल करते वो करते हैं बेनिफिट, जैसे जैसे टाइम गुजरता है बेनिफिट कम होते हैं। तो ये भी एक तरीका कार है एक्सपेंस आउट करने का, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो इसमें कॉस्ट बेटा 210 है, रेजरल वैल्यू हमारी हो जाएगी 30, वो तो वैसे ही रहेगी, और इसको आप 180 से कर देंगे माइनस, और फ्रैक्शन से आप कर देंगे इसको मल्टीप्लाई 90, और हाँ ये बेटा ये हो जाएगा कितना, हाँ जी 90, 60 और 30, ठीक है। ये आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा तीनों ईयर्स का, लेकिन टोटल देखिए 180। अब देखिए चारों मेथड हमने किए हैं, चारों में से पूरे 3 सालों के इख्तिताम के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 180 ही आया है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये होल्ड कर रही है। मुझे 1 मिनट जरा दीजिएगा। जी अच्छा, इसमें ना एक रिक्वायर्ड मैंने डी नंबर और डाला हुआ था कि फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर कैरिंग वैल्यू कंप्यूट करें। ये मैंने डाला इसलिए था
कि एमसीक्यूज के अंदर नॉर्मली आपको डाटा दिया होगा इस तरीके का, और आपको कोई एक मेथड बताया गया होगा कि भाई कंपनी ये वाला मेथड यूज करती है, और उसके बाद आपसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि दूसरे साल के एंड के ऊपर कैरिंग वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, ए बी सी डी। तो आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा और उसके बाद कैरिंग वैल्यू कंप्यूट करनी होगी 2 साल के एंड के ऊपर। तो मैंने इसीलिए ये आपको जरा थोड़ा सा गो थ्रू करवा दिया है कि कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए आप डिफरेंट मेथड से कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे मालूम करनी है तो आप फर्स्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन लेंगे, अगर आपको सेकंड ईयर तक की मालूम करनी है तो आप सेकंड ईयर तक का एक्यूमुलेटेड को लेंगे, और अगर आपने थर्ड ईयर की लेनी है वो तो सबकी सेम ही होगी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ईयर को ले लिया है। सर स्पीड थोड़ी स्लो। अच्छा, नहीं अभी मैंने ये वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करूं या उससे पिछले भी दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर नहीं, ये लास्ट वाला पॉइंट दो एक्सप्लेन कर दें। लास्ट वाला पॉइंट ये है कि कैरिंग वैल्यू, मैंने एक रिक्वायर्ड नंबर डी यहाँ पे डाला है कि कैलकुलेट दी कैरिंग वैल्यूज अंडर ईच केस अबव एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो चारों मेथड्स में आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। चारों मेथड्स अगर आप कंपनी यूज करें तो चारों मेथड में पहले साल के बाद कैरिंग वैल्यूज कितनी होंगी, ठीक है। चलें पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 2,10,000 ये सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ भी 2,10,000 रहेगा, यहाँ भी 2,10,000 रहेगा, यहाँ भी 2,10,000 रहेगा। पहले साल स्टेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन था वो 60,000 है। डिमिनिशिंग में पहले साल 1,02,21 है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट में पहले साल 75 है, 90,000 पहले साल 75 है, और सम ऑफ ईयर डेट में पहले साल 90 है, ठीक है। तो पहले साल के एंड के ऊपर देखिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैरिंग वैल्यूज कंप्यूट हो रही हैं हर एसेट की, हर मेथड के लिए डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में आपको डाटा दिया हो सकता है और आपसे पूछ सकते हैं कि कंपनी ये वाला मेथड यूज कर रही है। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि कंपनी इज यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले कैलकुलेट करेंगे, ये सारा रेट निकालेंगे, रेट निकाल के डेप्रिसिएशन निकालेंगे और कैरिंग अमाउंट निकालेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं सवाल एग्जाम में इस तरह आएगा, आ सकता है। यहाँ पे आईसीएमए में कोई भी हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि सवाल इस तरह का ही आएगा और आप इस तरह याद कर लें। एक चीज याद रखें, सवाल को आपने रटना नहीं है, फॉर्मेट को रटना नहीं है। ये फॉर्मेट आपको सिर्फ मैं ये इसलिए बना देता हूँ ताकि आपको फॉर्मेट बनाना आ जाए, उसके बाद आपकी मर्जी है आपने फॉर्मेट किस तरह बनाने। आप इसको वर्टिकल बना लें, हॉरिजॉन्टल बना लें, आप इसको वन ईयर अलग अलग बना लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये अब मैंने एज अ लेक्चर है तो मैंने इसका पूरा एक पेज के ऊपर तमाम कैलकुलेशंस कवर करनी होती है, तो मैंने इसका फॉर्मेट एक प्रॉपर बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, ये आपने उस क्वेश्चन को देख के फिर आपने सॉल्व करना। आपको मैक्सिमम चीजें मैंने कोशिश की है कि मैं करवा दूं। डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना मैंने बता दिया है, कैरिंग वैल्यूज क्या होती हैं, रेट कैसे कंप्यूट करते हैं, और ये रेजोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ ईयर डिजिट में फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेज? जी जी सर, डिजिट फ्रैक्शन बता दें एक दफा। हाँ जी, डिजिट फ्रैक्शन ऐसे निकालेंगे कि पहले आपकी लाइफ कितनी एसेट की, 3 साल है, तो 3, 2 और 1, ठीक है। ये 3, 2, 1 कर लिया आपने, ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। तो पहले साल हो जाएगा 3/6, ठीक है, पहले साल हो जाएगा 3/6, दूसरे साल 2/6, तीसरे साल 1/6। नहीं ये डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, अगर लाइफ होती 5 साल तो क्या करते? 5 साल में क्या करते? 5, 4, 3, 2, 1, टोटल कितना होता? 15। ऐसी है जी। तो पहले साल क्या होता? 5/15, सेकंड 4/15, 3/15, 3/15, 2/15, 1/15, 1/15। और एक चीज याद रखिएगा, इन सारे फ्रैक्शंस को जब सम करेंगे ना तो 1 के बराबर आना चाहिए। ये कर लें जरा, ये करें जरा, 1 आएगा।
ये आप ऐसा करें कि 5 और 15 को जरा सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करें। 5 और 15 का क्या बनता है 0.33, ये जरा सम करें सबको, 1 के बराबर आएगा। ये नहीं जी 0.33, 0.27, 0.20, 0.13, 0.07 और ये टोटल इसका 1 के बराबर आएगा। जी सर। जी ये फ्रैक्शन क्लियर हो गया, लेकिन सर इसमें हमने एक्सपेंस कैसे किस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर रहे किया हैं है? ना, मल्टीप्लाई डेप्रिसिएबल कॉस्ट इनटू डिजिट फ्रैक्शन। ओके सर। ये देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। सर जी ये इस सवाल में सिर्फ ये पॉइंट है कि 1 के इक्वल आएगा या इसका की सब पॉइंट में कह सकते हैं? ये यूनिवर्सल अच्छा ट्रूथ है जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक हो गया। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। 10 साल लाइफ होगी तो 10 सालों का टोटल फ्रैक्शन 1 के बराबर आएगा। सर ये करके बेसिकली देखिए, प्रोबेबिलिटी बन रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी पे सम ऑफ वो होता है वो 100 मतलब 1 के बराबर ही होता है ये। चलें उसको ऐसा कह लें, लेकिन ये हाँ प्रोबेबिलिटी जी है नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं मतलब उससे ये उस एनालॉगी सेम। है उस हाँ जी एनालॉगी, जी जी हाँ उससे मुमासलत रखता है, लेकिन ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है नहीं। नहीं प्रोबेबिलिटी है नहीं, लेकिन ये बिल्कुल एनालॉजी जो आपने जो वर्ड यूज जी किया ना एनालॉजी ही है। मतलब यस जिस तरह प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है तो ये उसी तरह एक्स बिकॉज हम उसमें जो हमारा टोटल है वो डिनोमिनेटर वो सेम है ना, तो वो ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मतलब आएगा। एग्जैक्टली सर इसमें ये जो आपने कैलकुलेट किया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, जो फार्मूला कैलकुलेटर के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये जो इसका इंडेक्स है, ये जेंडर के ऊपर जो इंडेक्स है 3 नंबर ऑफ इयर्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्यूब रूट से करेंगे ना डायरेक्टली? वैसे तो मैं सॉल्व कर लिए मतलब ये जो रेस टू पावर होता है उससे। हाँ जी, ये अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काश हम लोग ऑनलाइन ऑन कैंपस होते तो फिर बहरहाल आपको मैं, लेकिन मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ शायद। वैसे मैंने 2-3 क्लासेस पढ़ाई थी, उसमें ये खुल गया था। मतलब हाँ जी सॉल्व तो हो गया, लेकिन वो डायरेक्टली ये मुझे नजर नहीं आ रहा कि डायरेक्टली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी जी मैं बता देता हूँ। असल में ये जूम के साथ ना ये काफ़ी हैवी हो जाता है, तो ये नेट फिर ये गूगल चलता नहीं है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ बाकी जगह पढ़ाने में, तो वहाँ पे तो फ़ौरन ही खुल जाता है, लेकिन जूम पे बहरहाल ये पता नहीं क्यों नहीं खुलता। ले जी, सर ये ये जो आपके नीचे सामने मैंने टास्क कोई एक बार में सर्च साइंटिफिक, बार है ना ये होता है, मुझे कैलकुलेटर सर्च मेरा कर ले वो फेवरेट है। जल्दी खुल जाएगा। नहीं ये कैलकुलेटर आपके पास तो नहीं ना होगा, आपको तो ये वाला दिखाना है ना जी। अरे ये तो यूज करते हैं हम, ये तो लो है, ये जैसे थर्ड वाला है, तो ये तो मैंने चले देख मैं लिया। मुझे ये पसंद है ना यार, मैंने वो अपनी पसंद वाला खोलना है कौन ना, सा? ये वाला ये वाला। तो सर ये वाला ऊपर जो थर्ड में है, जो फर्स्ट रो की थर्ड में, उसमें क्या अच्छा यार मैंने उधर क्लिक कर ये तो दिया बड़ा है, पुराना है वो आप पूरा। क्यों किया? हम भी पुराने हैं ना भाई, अब 80s के हैं तो पुरानी है, 40 प्लस एज हो गई है तो फिर ऐसी है, पुरानी है तो कौन से नए हैं। मेरे पास अभी भी ये कैलकुलेटर इस लगा है, इसलिए मुझे नहीं हो पसंद गई है। है डेप्थ कितनी बाकी होगी? आप लोग नए दौर के लोग हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी के लोग हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर की बातें कर रहे हैं, हमने तो कभी फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज ही नहीं किया अब तक। हम तो सिंपल जमा तो फ्री करते थे और अभी भी वही करते हैं। सर जस्ट पूछा चले था। जी, ये कैलकुलेटर के अंदर ना एक कैप का बटन दिया होता है, ये वाला देखा ना कैप का बटन, ये जो मेरा एरो है इसके ऊपर ये शिफ्ट के साथ काम करेगा जी, ये वाला, ठीक है, ये कर राइट लीजिएगा सर, आप। ये कंप्यूटर हो गया सर, हो ये गया, नेट की वजह से ना काफी स्लो हो जाता है, समझ आ गई सर। ठीक है। उसमें ना कैप का बटन दिया होता है, ये जो कैप वाला बटन होता है, ये जो 6 के ऊपर होता है कीबोर्ड में, ठीक है। हो गया सर, हो गया। हाँ ठीक है, ओके ओके। बहरहाल ये अब कोशिश की थी बहरहाल। और कोई सवाल जी इसमें नहीं है? अच्छा अब हम चलेंगे जरा थोड़ा सा आपकी कोर्स पैक में, ये तो मेरे नोट्स थे, कोर्स पैक में आ जाए वापस, क्योंकि आपका सिलेबस कोर्स पैक है, तो उसको जरा थोड़ा देखते हैं कि वो हमने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या। कैलकुलेशन का बकायदा एक क्वेश्चन आता है ये डेफिनेशन कैलकुलेट करने का।
सर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको करवाते हैं ना अभी सवाल, एमसीक्यू करवाने हैं ना अभी तो आपने सिर्फ अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, अभी तो आप पढ़ते जाएं बस जो पढ़ रहे हैं, फिर आपको सवाल करवाएंगे एमसीक्यू, फिर आपको पता लगेगा सवाल कैसे आते हैं एग्जाम। सर ये रमजान के बाद भी यही टाइमिंग होगी या चेंज होगी टाइमिंग? नहीं, रमजान के बाद 5:30 से 7, 5:30 से 7। शुक्रिया सर, मेहरबानी। सर अगले वीक क्लासेस का क्या शेड्यूल होगा? अभी 5:30 जो नमाज हो रही है सर जी। नहीं, कौन सी नमाज 5:30 बजे? सर की सर हो जाएगी ना, अभी 5:15 वो तो चलो हो जाएगी, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। उधर ही 5 मिनट म्यूट कर देना ना, वहीं पे जानवा मसला बिछा लेना, वुजू करके बैठना, वहीं पे नमाज पढ़ लेना। ठीक है सर, जो हुक्म आप। नहीं मेरा हुक्म नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है जी, नमाज तो अल्लाह ने। अच्छा जी, इसके जमात बाद ये अच्छी नहीं होगी, जमात कर लेना यार, तुम जमात पढ़ लेना, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर आप। तो सर अगले वीक का मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वैसे गवर्नमेंट ने तो छुट्टियां दी हुई हैं, लेकिन मे बी पॉसिबल ऑनलाइन है, तो शायद ये लोग कहीं क्लासेस आप कंटिन्यू करें ऑनलाइन में। क्लासेस कंटिन्यू कर लीजिए। क्लासेस में बाकी यूनिवर्सिटीज में भी जो है वो ऑनलाइन है, लेकिन उन्होंने सबने ऑफ दिया हुआ है यूनिवर्सिटीज। असल में यूनिवर्सिटीज का और प्रोफेशनल्स का जो है ना, वो जरा फर्क है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, संडेज को भी हमारी क्लासेस होती हैं आईसीएमएपी की। हमने तो जब अपने वक्त में पढ़ा था ना, तो हमने संडेज को भी पढ़ा था। तो प्रोफेशनल्स आर नेवर ऑन, दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। छुट्टी का वर्ड आईसीएमएम में नहीं है जी, छुट्टी तो है ही नहीं। संडे वाले दिन नाश्ता भी तो करते हैं ना जी हम लोग, ये नहीं करते, वो भी छुट्टी करते हैं, बल्कि उसमें ज्यादा अच्छा करते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। सर जी सर, एक दफा वर्किंग शीट का स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। हाँ जी, मैं ये रख दूंगा वहां पे, लेकिन चले आप ले लें, ये लें, ये आप लोगों के लिए मैंने बनाई है जी, ये उधर रख दूंगा इंशाल्लाह। कल मैं रख दी थी फौरन क्लास के बाद। ओके अच्छा, अब आपने ये पेज नंबर 205 से हम शुरू करेंगे। मैं जरा आपको ना निशान लगवा देता हूं कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ लेनी है, ये आपने कंप्लीट करना है जी इसको। इसमें हाँ जी, ये यहाँ से पेज नंबर 204 में ये शुरू हुआ है। हाँ जी, पेज नंबर 204 से जरा छोटा छोटा कर लेता हूँ मैं, ताकि ये विजिबल हो जाए। ओके जी, इसमें सबसे पहले हमने ये इनिशियल वाली बात कंप्लीट कर ली है, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें सब्सिक्वेंट वाला एक छोटा सा एरिया है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एक प्लांट एसेट आप इंस्टॉल कर लेते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है, तो ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ अगर कोई खर्चे किए जाते हैं, तो उन खर्चों का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या वो कॉस्ट में ऐड होते हैं या वो एक्सपेंस आउट होते हैं। तो उसमें आईएएस की गाइडलाइन ये है कि अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, और अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, वो एक्सपेंस आउट होंगे। तो उसके लिए क्राइटेरिया जरा समझ लें, ये जरा नोट करें प्लीज, सबसीक्वेंट का कॉन्सेप्ट नोट करें। सबसीक्वेंट या तो कैपिटल होंगे या वो रेवेन्यू होंगे, ठीक है। मैं इसको व्हाइट बोर्ड वैसे मैं खोल लेता हूं, चलें इसको मैं ऐसे कर लेता हूं। सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर या तो कैपिटल होंगे या रेवेन्यू होंगे। कैपिटल होंगे तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, एडेड टू एग्जिस्टिंग कॉस्ट, और अगर वो रेवेन्यू होंगे तो वो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, इमीडिएटली एक्सपेंस। तो इमीडिएटली एक्सपेंस। अच्छा, अब ये सवाल है कि कैपिटल कब होंगे और रेवेन्यू कब होंगे। दो वर्ड आपने याद रखने हैं जी। अगर वो इनहांसिंग है, अगर वो इनहांसिंग है
तो कैपिटल है, और अगर वो मेंटेनिंग है तो वो रेवेन्यू है। बस ये आपने याद रखना। ये मतलब क्या है जी कि अगर ये बेनिफिट्स को मेंटेन करने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं तो वो रूटीन का ट्रीटमेंट है, उसको आप एक्सपेंस आउट करेंगे। जैसे रूटीन की मेंटेनेंस होती है, गाड़ी का आपने हर महीने ऑयल चेंज करवाना है, तो वो रूटीन की मेंटेनेंस है, तो ये आपका एक्सपेंस है, ये आप दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर इनहांसिंग एक्सपेंडिचर है, यानी उस एक्सपेंडिचर को करने से कुछ इन्हांसमेंट हो रही है, इन्हांसमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइफ हो सकती है, इन्हांसमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हो सकती है, इन्हांसमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकती है, वो इन्हांसमेंट अगर है और एसेट आपको वो इन्हांसमेंट दे रहा है, तो फिर आप उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं, कॉस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन आप फिर इंक्रीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। सर एनहांसमेंट वाला रिपीट कर दें। इन्हांसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन समथिंग, अगर उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा। फॉर एग्जांपल आपने एक आपका इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आपके पास एक ओवरहेड प्रोजेक्टर है जो आपने लगाया हुआ है, वो आप हर महीने उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, ठीक है, उसका लेंस क्लीन करवाते हैं, उसकी वायरिंग को, उसको ब्लोअर वगैरह साफ करवा के ना उसको मेंटेन करवा लेते हैं। वो नहीं अगर करवाएंगे तो वो फिर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है, तो वो तो मेंटेनेंस खर्चा हो गया। अच्छा, अब आपने किया ये कि उस लेंस को तब्दील करवा दिया और न्यू पावर वाला लेंस लगवा दिया, जिससे क्या हुआ कि उस प्रोजेक्टर की विजिबिलिटी, उस प्रोजेक्टर का आउटपुट इंप्रूव हो गया, उस प्रोजेक्टर की लाइफ इंप्रूव हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो प्रोजेक्टर अब 5 साल की बजाय 7 साल या 8 साल चलेगा। तो ये वाला जो खर्चा है ये आप उसकी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे जी, ठीक है, और वो आपको अमाउंट ऑफ दी एक्सपेंडिचर से भी आइडिया हो जाएगा कि ये एक्सपेंडिचर इनहांसिंग है या मेंटेनिंग है, ठीक है। अगर आपने एक कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क बड़ी अमाउंट की लगवा ली है, आपके पास अभी लेट्स सपोज 128 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, और अगर आपने 256 की हार्ड डिस्क लगवा ली है, तो ये बताएं इनहांसिंग है मेंटेनिंग है? एनहांसिंग। ये इनहांसिंग है। लेकिन अगर आपने क्या किया है कि कंप्यूटर के सारे कीबोर्ड खुलवा के उसको ब्लोअर वगैरह के ऑयल शेयर करवा दिया है, और एक दफा टाकी शाकी में उसको लगवा लिया और उसके बाद वो दोबारा काम करना सही हो गया, तो वो मेंटेनिंग खर्चा है, उसमें आपने कोई कंपोनेंट ऐड नहीं किया, कोई इन्हांसमेंट नहीं की है। और ये भी जजमेंट है। बाज़ औक़ात पता क्या होता है, बाज़ औक़ात आपको ये पता नहीं होता कि ये खर्चा इन्हांसिंग है या मेंटेनिंग है, तो फिर क्या करेंगे आप, प्रूडेंस ये कहती है कि उसको मेंटेनिंग में ले जाएं, एक्सपेंस आउट ट्रीट कर लें, रेवेन्यू का पार्ट, सॉरी एक्सपेंस का एसेट का पार्ट ना बनाएं। जी जनाब। सर रनिंग एसेट को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए मेंटेनेंस वाला जाएगा सर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, जो एक्सपेंस को, जो एसेट की परफॉर्मेंस को एक लेवल तक मेंटेन रखने के लिए कर रहे हैं ना, वो तो मेंटेनेंस का खर्चा है ना, वो तो आपका एक्सपेंस आउट ही है, वो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। जी सर एक बात मैंने पूछनी थी, जैसे ये एडिशन टू एसेट या इन्हांसिंग जो है एसेट, ये होती है फॉर द ईयर, बीच में हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फिर हम इसे डिप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करते हैं? वो उसमें देखें, उसमें फिर आप ये कर लेंगे कि आपने डेप्रिसिएशन तो एट द एंड ऑफ ईयर ही चार्ज करना होता है ना, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपने अप्रैल 1 को ये इन्हांसमेंट एक्सपेंडिचर किया था, ठीक है, तो आप जनवरी फरवरी मार्च का जो एक्सपेंडिचर था वो आप पुराने वाले एसेट पे लगाएंगे, और अप्रैल से ऑनवर्ड जो खर्चा था वो आप नए वाले पे लगाएंगे, ठीक है, उसको आप ब्रेक कर लेंगे। तो नहीं आ जाता जी सर, रिवैल्यूएशन नहीं आ जाता? रिवैल्यूएशन अलग चीज है, रिवैल्यूएशन अलग चीज है, ये अलग चीज है। रिवैल्यूएशन तो मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया है। इम्पेयरमेंट नहीं है, इम्पेयरमेंट भी अभी नहीं डिस्कस किया, वो भी अलग चीज है। ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जी, मिक्स ना कीजिएगा इन लोगों को। यहीं से पूछ लिया ना आपसे जी, हाँ जी, ये भी पूछ लिया कि आप मिक्स ना कर लेंगे ना समझ। जी जी, बड़ा अच्छा किया जी आपने, बड़ी मेहरबानी जनाब। जी जी, और कुछ सवाल? अच्छा, ये अब आपने जब कर लिया है ना डिस्कस, तो ये असल में ये फ्लो चार्ट जो मैं बनाता हूँ ना, ये आप अपने पास काइंडली बना लिया करें, तो आपको कभी भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी किताब तो आप पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह, वो आपकी रीडिंग पावर आप डेवलप होती रहती है। ये बस वो जो एक वैल्यू एडिशन वाला काम है ना, ये हम कर देते हैं ताकि चीज़ें स्प्लिट हो जाती हैं। अब यही चीज़ इन्होंने इधर लिखी हुई है वर्ड्स के अंदर, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखें,
ये पढ़े जरा सेंटेंस, subsequent expenditure on property plant equipment shall only be capitalized if it result in total economic benefit expected from the asset to increase above those expected on original recognition। ठीक है, ये सारी वो अल्फाज उन्होंने उसको सोफिस्टिकेटेड अंदाज से लिखा हुआ है, हमने जरा देसी अंदाज से उसको समराइज कर दिया। ठीक है, all other subsequent expenditures shall be recognized in the income statement because it merely maintains the economic benefit originally expected. The cost of general repairs should be written off immediately as a revenue expenditure। ठीक है, ये बचपन में कभी हम पढ़ते थे कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आज हमें इसकी बात थोड़ी सी समझ में आ गई है शायद। इनकम टैक्स से पढ़ा? हाँ जी, इनकम टैक्स में भी पढ़ सकते हैं जी, मैंने वैसे नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आपने शायद पढ़ा हो। इनकम नहीं, अभी नहीं पढ़ा हो ना, इनकम टैक्स पढ़े हुए कोई 17-18 साल हो गए। अच्छा, 2003-4 में पढ़ा था जी, तो बड़ा पुराना हो गया ना, अब तो दोबारा तो आप कहीं और से पढ़ के आए हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं। नहीं इधर ही पढ़ा है यार, ये पाकिस्तान में ही पढ़ा है। मैं कौन सा कोई मरीख सियारे से आया हूँ, मैंने भी इसी जमीन का ही हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा पुराना मॉडल है जरा। तो वैसे नया करवा लेते हैं। हाँ जी, करवा लेंगे जी, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों ने करनी है जी, ये बड़ा सिंपल जस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप लोगों ने कर लेनी। जो मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ, ये आप लोगों ने, ये पूरा सिलेबस है जी आपका, ये सारा एज इट इज 1 to all आपने चीजें करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लीजिएगा, ये बड़ी सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 3, अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का। ये हम ना बातों बातों में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक एसेट ऐसा है जो आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए हमने आज जो सवाल क्लास के शुरू हमने किया था, जिसमें हमने वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी कैपिटलाइज किया था, ये वही सवाल है कि आप कोई एसेट अगर खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे। सिंपल है, मटेरियल आप यूज करेंगे, लेबर आप यूज करेंगे, ओवरहेड आप यूज करेंगे, इसके अलावा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आप लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें वो एज इट इज, ये उन्होंने जस्ट इसकी हेडिंग बना दी, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। ठीक है, तो ये वही चीजें जो अगर हम अपनी बिल्डिंग खुद बना के उसमें अगर अपना ऑफिस खोलते हैं, तो उसको फिर आप वो जितना भी मटेरियल यूज होगा, लेबर यूज होगा, वो सारा उसमें फिर हम जो कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो इसकी एग्जांपल भी आगे दी हुई है, ये वही मैंने इससे एडवांस एग्जांपल आपको करवा दी है सारी। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ना टेक्निकल एरिया पे मैं जाने लगा हूँ, जरा अपनी सारी बत्तियां ऑन कर लें। वो है जी अनवाइंडिंग और वाइंडिंग। हाँ जी, हाँ, जरा ये जरा छोटा मारा है, जिसको नींद आ रही है वो जरा मुंह हाथ धोआ है। 1 मिनट जी देख ले, 2 मिनट ले लें आप। ये होगा तो नहीं वैसे पूरा सवाल 15 मिनट में, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि इसको 15 मिनट में करवा दूं। सर कल करवा लीजिएगा। यार कल का वर्ड भी डिक्शनरी में नहीं होता इसी में की, रहने दें सर, कल ही करवा लिएगा। करवा दें आज ही। अपने माजी से बाहर नहीं, अभी आप सर अभी करवा दें, अपने माजी से बाहर आ जाएं। अब यूनिवर्सिटी नहीं है, अब ICMAP है। अब तो यहाँ पे तो स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो आखिरी मिनट, 1 मिनट पहले भी टीचर छोड़े ना क्लास को, तो सर 1 मिनट भी रहता है, आपने 1 मिनट पहले छोड़ दिया। मेरा हाफा यार अब माजी। हाँ जी। अच्छा जी, चलें तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट कल कर लेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो अनवाइंडिंग जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, और उस कॉस्ट का ट्रीटमेंट अब क्या होगा। क्योंकि देखें, मैंने अभी आपको ये जो क्वेश्चन करवाया था, इसमें मैंने आपको याद है 429 से इंक्रीज करके 2000 तक करवाया था। ये मैंने आपको जानबूझ के करवाया था कि ये अनवाइंडिंग से इंक्रीज होगा। अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा गौर करें, अगर मैं इसके अंदर ये बताऊं कि पहले साल इसमें इजाफा हुआ है 34 का, दूसरे साल 37 का, थर्ड ईयर 40 का, फिर 43 का, फिर 47 का, फिर 50 का, फिर 54 का, 59, 64, 69, 74, ये इजाफा हो रहा है ना पिछले सालों से। इजाफा होते तो ये इजाफा टोटल इजाफा हो गया 429 में, ये इजाफा ऐड हुआ तो 2000 बन गया ना, यही हुआ ना जी।
जी जी सर हाँ जी, ये कहलाता है अनवाइंडिंग। ये देखें आपने किया क्या है, असल में आपने किया ये है कि 2000 की कॉस्ट आपने पे करनी थी 20 साल के बाद, आपने उसको उसमें से डिस्काउंट का फैक्टर रिमूव कर दिया और उसको 429 पे रिकॉर्ड करके वाइंड कर दिया। वाइंड कहते हैं बांध देने को। अगर आपने पंखे की वाइंडिंग करवाई हो तो आपको पता हो कि वाइंडिंग कहते हैं कि इस चीज को जबरदस्ती बांध देना और खींच के बांध देना, ठीक है। उसमें से सारा आपने जो डिस्काउंट का फैक्टर था वो निकाल लिया। अब आप क्या करते हैं, लेकिन आपने अल्टीमेटली 2000 पे करना है। टाइम जब गुजरता जाएगा तो ये 429 में इजाफा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 20 साल के बाद 2000 पे करना है। तो आपको ये 34, 37, 40, 43 हर साल के एंड में इस इजाफे को इसमें ऐड करके इंक्रीज करना पड़ेगा। कॉस्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये 429 जो प्रोविजन थी उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये कहलाता है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग करके वो चीज जितनी रिक्वायर्ड है उसके बराबर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो अभी हम करने लगे हैं 16, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रीटमेंट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसमें आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि अनवाइंडिंग रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं और इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसको अब इतना सॉल्व करते हैं कि पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सवाल जरा देखें जी। An oil extraction site is built at a cost of rupees 5 lakh for 3 years. The expected cost to dismantle and restore the site is rupees 40,000. Required, assuming the interest rate of 8%, calculate the following. Amount to be capitalized as PPE. और नंबर बी है एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। ये दो हम अभी कर लेंगे, सी हम कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी कैलकुलेट करें। पहला रिक्वायर्ड 540 नहीं 540 नहीं होगा जी। कैलकुलेशन नहीं बनेगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट डिमांड की। सर एक मिनट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी एंड ई। ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, ओके। तो एक्सेल के अंदर ये चीजें बड़ी हैं। ओके जी, कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ पीपीई। ये आएगा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दैट इज 5 लाख। ये अच्छा वो आपने आंसर नहीं देगा, वरना आप आंसर देके कहते सर ये आंसर है पहले का। ट्रेन हो गए आप माशाल्लाह। इसमें ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग। अच्छा वो वैल्यू कैसे निकलेंगे, वो आएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर -3 3175। हाँ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर -3। जी जनाब, ये आपके पास टोटल आ गई कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट टू बी कैपिटलाइज 31। ये मैंने आंसर दिए होते हैं, बल्कि अक्सर मेरे नोट्स में आंसर अब तो तकरीबन 100% मैंने आंसर दिए होते हैं। शुरू के सेशन में मैंने नहीं दिए थे 12, अब तो खैर सब में होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट आ गया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद ईयरली डेप्रिसिएशन है। अच्छा आपको अच्छा एक चीज और, अगर आपको ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा मेथड यूज करना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड आपने यूज करना है बस, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, और एक चीज यहाँ पे एक और ये भी होती है कि क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो वो आपकी जजमेंट को वो इवेलुएट कर रहे होते हैं कि आपकी जजमेंट क्या है। तो आपको जब क्वेश्चन में साइलेंट होगा तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 531 जो आपका हाँ ये जो आपका दिया हुआ है इसको डिवाइड बाय कर देंगे 3। कोई रेजोल्यूट वैल्यू नहीं है तो इसको सिंपल 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये दिस इज ईयरली डेप्रिसिएशन।
ठीक है जी, ये सर दो एक मिनट दोबारा बता दें। रेट ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं जी स्ट्रेट लाइन में, पहले बताइएगा मुझे। अभी तो किया थोड़ी देर पहले हमने। जी किया है कॉस्ट माइनस रेजिड्यू हाँ डिवाइड बाय लाइफ। हाँ, तो रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है इसमें सवाल में? नो तो जीरो हो जाएगी। कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। नहीं 5 लाख तो नहीं है। नहीं 530 अभी तो निकाली यस टोटल कॉस्ट। 531। हाँ, इसको लिखे कैलकुलेटर पे। लेकिन सर अगर इसने यहाँ पे दिया होता डेप्रिसिएशन रेट, वो जब दिया होगा तो फिर देखेंगे ना, अभी तो नहीं दिया होगा। अगर दिया होता तो उसको माइनस कर देते ना, उस हिसाब से सूद देते। तो फिर मतलब इसका ये मतलब नहीं था कि इसने रिड्यूसिंग मेथड पे कहा नहीं नहीं, रिड्यूसिंग माइनस मेथड यहाँ पे लग सकता है, रेजिडुअल वैल्यू दी नहीं हुई है। नहीं, अगर वो डेप्रिसिएशन रेट दे देता। हाँ तो मेथड का बताएगा ना कि ये इस मेथड से लगेगा, स्ट्रेट लाइन तो बताएगा, लेकिन यहाँ तो बताया ही नहीं। स्ट्रेट लाइन में तो रेट ना यूज होता है, स्ट्रेट लाइन में तो ये होता है, स्ट्रेट लाइन में भी रेट हो सकता है। वहां पे रेट आपको 100 ओवर लाइफ, 100 ओवर लाइफ, यानी कि अब हम उसमें भी रेट आता है ना यार। यहाँ पे 33% आएगा ना उसका रेट। जी बेटा आपने किया ये 531 को डिवाइड बाय 3 किया जी, क्या आंसर आया? 177251। हाँ जी, ये आंसर है। सर रोजे की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो। कोई बात, अल्लाह पाक मदद करने वाले। और दुरूद शरीफ पढ़ा करें साथ साथ, अगर जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ भूल जाए। और एक चीज़ ये हदीस पाक भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ें तो कोई याद आ जाएगी इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे एग्जामिनेशन में आप स्टार्ट करें तो दुरूद शरीफ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, अलहम्द शरीफ पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपका पेपर ऐसा सॉल्व हो जाएगा कि आपको खुद हैरानी होगी कि ये मैंने किया था। घर से वालिदैन की दुआएं ज़रूर लेके आइएगा, बाकी काम फिर अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। कल इंशाल्लाह इसके कुछ फर्दर, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं जी स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं अभी स्टैंडर्ड के अंदर। तकरीबन अभी ये देखें तो हमने 40% चीज़ें डिस्कस की हैं, अभी 60% एरिया बाकी है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा स्टैंडर्ड में, लेकिन एक दफ़ा ये आपने चीज़ें सारी कर ली तो अगले के स्टैंडर्ड जितने भी हैं वो बड़ी स्पीडी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाज़ औक़ात तो ऐसे स्टैंडर्ड होंगे जो एक दिन में 2-2 स्टैंडर्ड हम कर लेंगे। ठीक है, ऐसा भी टाइम इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आएगा। लेकिन ये कि उसके लिए ये बेस हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। कल के लिए आप होमवर्क ये नोट करें करके जो लाना है आपने, ये जो आपके कोर्स पैक है इसमें से आप ये जरा ना एक्सचेंज ऑफ द एसेट पढ़ के आइएगा कल आप। 1.6 ये पेज नंबर 206 पे दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ द एसेट। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि आप एक एसेट जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसको दे के नया एसेट उस जैसा ले लेते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो उसके ऊपर कुछ गाइडलाइन स्टैंडर्ड की है। पहले आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन थोड़ी सी ना स्टैंडर्ड ने इसको इलेबोरेट किया है, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन दी हुई हैं। ये अगर आप पढ़ के आइएगा 1.6 जो हेडिंग है ना, ये पूरी पढ़ के आइएगा। इसमें कल हमने इसे कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। ठीक है, ये हाँ जी, ये पेज नंबर ये 2 से पहले ये डेप्रिसिएशन से पहले सारा पढ़ के आना है आपने जी। कोई सवाल बेटा? नो सर, नो क्वेश्चन। चलिए, इट मीन्स के समथिंग इज बीइंग टेकन आउट, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।